हेलो एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर स्वागत है। तो साथियों, आज आर्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एमबीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आज की क्लास में मात्र 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए टोटल एमबीवीआई होगा और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट से, अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट से आप लोग वीडियो को भी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों को भी बुला लेंगे लाइव क्लास में। और ये 2024 के लिए महाधमाका क्लास होगा और एकदम उम्मीद के साथ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे 100%। तो चलिए फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट से ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए सभी स्टूडेंट लगभग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तब तक हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ये उठाया गया है क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास से उठाया गया है। ये आपको पता होगा और आप लोग इसका डिटेल्स पूरा चैप्टर पढ़ लिए होइएगा और आशा है कि ऑब्जेक्टिव भी आपका 100% सही होगा। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्न में से महिला संत थी। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से महिला संत कौन थी ये आपको बताना है। पहला सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते जाना है। और इसका पीडीएफ अगर लेना होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे जब जाइएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपका लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग जाके क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। या टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च मारेंगे स्टडी विथ रवि तो आपके सामने आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल ज्वाइन हो जाए ताकि टॉपर्स नोट्स जितने भी है सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जा रहा है। तो बताइए कि निम्न में से महिला संत थी। जी हाँ, सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है जो कि सभी का राइट है। जी हाँ, मीरा भी थी, अंडाल और कराइकल ये निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका राइट होगा। जी सभी का 90% लगभग स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है जो कि एकदम बिल्कुल राइट है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, चलिए बताइए फटाफट से आप लोग दूसरा नंबर सवाल का जवाब कि थम्ब की शुरुआत किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, थम्ब की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या अशोक ने या कनिष्क ने? तो थम्ब की शुरुआत किसने किया था ये आपको बताना है और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ आप लोग जरूर ले लेंगे ताकि रिवाइज करने में आपको सहायता मिलेगी। तो थम्ब की शुरुआत ये अशोक ने किया था। किसने किया था साथियों? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सभी का स्टूडेंट का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी जो कि एकदम राइट है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि थंब की शुरुआत अशोक ने किया था, ये 100% इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने, 4 ऑप्शन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। जी दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है ये भी आपके एग्जाम के लिए एमबीवीआई सवाल है और ये सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। कम से कम 5 से 6 बार ये सवाल आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है बिहार बोर्ड में और ये शायद 2024 में भी छपने की पूरी संभावना है। तो आप लोग यहाँ से रट्टा मार के जाएंगे कि पुराणों की संख्या कितनी है। 3 नंबर सवाल का जवाब फटाफट आप लोग बताएं। ऑप्शन के देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहला कहता है 16, बी कहता है 18, डी सी कहता है 20 और डी कहता है 22। तो आपको पूरी तरह से ये दिख रहा होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। आंसर भी आपको शायद दिख गया होगा। टोटल 18 पुराण है। कितनी है पुराणों की संख्या? टोटल कितनी है? 18 है। इसे आप याद रखेंगे। ये एमबीवीआई सवाल है, जितना स्टार मार्क आप इसे लगा सकते हैं लगा लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके 2024 के लिए होगा। तो पुराणों की संख्या आपको पता चल गया, टोटल के टोटल 18 पुराण है, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो राइट है। जी हाँ, सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला 4 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। जी हाँ, चंद्रगुप्त की तुलना यानी कंपेरिजन किसके यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन देखें तो हिटलर, बी कहता है नेपोलियन, सी बिस्मार्क और डी कहता है जी हाँ मुसोलिनी, ये मुसोलिनी। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा और आंसर के साथ आपको ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो समुद्रगुप्त की तुलना
किस यूरोपीय शासक से की जाती है? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और साथियों यहाँ पे कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस सभी का तैयारी कराया जाता है, साथ ही साथ पैरामेडिकल पीएम पीपीएम सभी की तैयारी कराई जाती है। तो फटाफट से आप लोग इसको शेयर कर देंगे चैनल को, और आप लोग सपोर्ट करेंगे शेयर करके। एक सपोर्ट आपका जरूरी है इस चैनल के लिए। तो बताइए कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो ये आपका नेपोलियन होगा। जी हाँ, नेपोलियन से इसकी तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो वो नेपोलियन से की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो राइट है। चलिए ये सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। जी हाँ, 5 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कहता है क्या कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जी हाँ, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेद व्यास, मेघास्तिनी या कौटिल्य? जी हाँ, कौन थे अर्थशास्त्र के लेखक की बात करते हैं साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि गलत है, वेद व्यास नहीं किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कौटिल्य। जी हाँ दोस्तों, कौटिल्य क्या थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे। राइटर कौन थे साथियों? कौटिल्य थे। इसे आप याद रखेंगे, ये भी एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौटिल्य ने, आंसर भी कौटिल्य है। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे साथियों? थे 100% बात करेंगे तो कौटिल्य की बात करेंगे। ये 100% इसका राइट आंसर है, और ये 2024 में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या है कि इंडिका किसकी किसका यात्रा वृत्तांत है? यह इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, ये आपसे पूछा गया है। तो फटाफट आप लोग बताएंगे, और स्टडी विथ रवि चैनल को शेयर करते जाएंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिए, और कमेंट करके आप लोग आंसर इसका जरूर बताएं, और साथ ही साथ लास्ट तक बने रहे ताकि सभी सवाल आप लोग करके जाए। तो इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये मेघास्थनीज का है। किसका है साथियों? मेघास्थनीज का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एकदम राइट है। और हेनसेंग ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मेघास्थनीज जिसका ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो राइट ऑप्शन है मेघास्थनीज, और आंसर भी आपका पीडीएफ में मेघास्थनीज ही दिया गया है। तो चलिए ये 6 नंबर सवाल आपको पूरी तरह से क्लियर है। आगे चलते हैं, 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखेंगे, लिखेंगे फटाफट से। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था, बिंदुसार था, अशोक था या कुणाल था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? बताइए कि मौर्य वंश के संस्थापक की बात की, यानी स्थापना किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त ने किया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त था। चलिए आगे अगला सवाल को देखिए। तो अगला सवाल 8 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है? कहता है साथियों कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी हाँ, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे हुआ था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। पहला कहता है पाटलिपुत्र, बी कहता है तक्षशिला, और सी कहता है श्रवण बेलगोला, और डी उज्जैनी। तो चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुई थी आपसे पूछा गया है। फटाफट आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। श्रवणबेल गोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, और ये सभी आंसर इसका ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, श्रवणबेला गोला में। चलिए आगे, ये सवाल आपको 8 नंबर सवाल एकदम क्लियर है। तो आगे चलते हैं, फटाफट अंदाज में करेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है, क्या कह रहा है साथियों कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध, जैनर या शैव धर्म या वैष्णव धर्म? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये जैन धर्म को मानने वाला था। यहाँ पे जैनर नहीं होगा, मिस प्रिंटिंग है, क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा यहाँ पे।
जैन। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो जैन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसे चाहे तो आप मिटा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल को। 10 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है, ये रहा 10वां नंबर सवाल साथियों, कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। जी हाँ, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, ये आपसे पूछा गया है। अशोक था, कुणाल था, संप्रति था या बृहद्रथ था। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा की बात की है, लेटेस्ट नहीं। तो बताइए कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो ये बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, और सभी स्टूडेंट का जवाब, लगभग का जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो कि एकदम राइट है, बृहद्रथ। चलिए 10 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में थंब कंपैरिजन देंगे कि क्लियर है। तो आगे चलते हैं, 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो फटाफट से एक बार फिर से वीडियो को आप लोग लाइक करें, एक बार फिर से आप लोग शेयर कर दें, और चैनल को दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो फटाफट से लाइक और शेयर आप लोग करते जाए वीडियो को। चलिए आगे 11 नंबर सवाल को देखते हैं कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। आपको 4 ऑप्शन पूरी तरह से दिख रहा होगा। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या लवण्याध्यक्ष। तो मौर्य काल टकसाल का प्रधान कौन था साथियों, ये टोटल था पन्याध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। तो स्टडी विद रवि चैनल का आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आगे 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी, विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर। जब पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, ये आपको पता होगा, और मौर्य वंश की राजधानी यहीं पे थी, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में थी, जो कि अब पटना के नाम से विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, राइट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र, जो मौर्य वंश के काल में राजधानी हुआ करता था। तो ऑप्शन के साथ यहाँ पे आंसर भी आपको दिया गया है, जो कि स्टडी विथ रवि के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास के बाद उपलब्ध हो जाएगा ये पीडीएफ। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर सवाल की मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। यह मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो फटाफट से आप लोग 13 नंबर सवाल का जवाब कमेंट में बताएंगे कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था। तो ऑप्शन नंबर सी सभी का आ रहा है, जो कि 100% राइट आंसर है, उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पे था, तो ये उड़ीसा में था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये राइट आंसर है इसका। चलिए आगे 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने क्या है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था, केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या अंत पुरस्कार का रक्षक। तो कहाँ पे सहकर्ता कौन था, मौर्य प्रशासन में बात की है तो ये मुख्य न्यायाधीश था, कौन, सॉरी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। तो 14 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो आगे चले 15 नंबर सवाल पे। क्या है, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था, ब्रह्मदेव क्या था मौर्य काल में, ये आपसे पूछा गया है। पशुदान, धन दान, भूमि दान या कृषि दान। आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा ऑप्शन यहाँ पे। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था साथियों, तो यहाँ पे ये क्या था, भूमि दान था। क्या था, भूमि दान था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट है, भूमि दान था। सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है भूमि दान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और ये राइट है। मौर्य काल में ये क्या था, ब्रह्मदेव था, भूमि दान। तो चलिए 15 नंबर सवाल अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं अगला सवाल पे। 16 नंबर सवाल आपसे क्या पूछा है ये उसको देखिए। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। यह अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, ये आपसे पूछा गया है। चारों ऑप्शन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। तो बताइए कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म यानी उसका अपना धर्म क्या था, मेन धर्म उनका क्या था,
बताइए आप लोग, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो ये क्या था? बौद्ध धर्म था। ऑप्शन नंबर ए सभी का राइट है। बौद्ध धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और ये राइट है। चलिए 16 नंबर सवाल अगर क्लियर है, सभी का राइट ऑप्शन आ रहा था। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है, सभी का आ रहा है। कमेंट बॉक्स में धराधर जवाब सभी का आ रहा है। चलिए आगे 17 नंबर सवाल को देखते हैं फटाफट से। क्या है 17 नंबर सवाल? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? यह किस देश में भेजा था? जापान में, मिस्र में, वर्मा में या सिंघल द्वीप में? तो अशोक ने धर्म और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए सिंघल द्वीप में भेजा था। कहाँ पे? सिंघल द्वीप में, यानी जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और ये राइट है, सिंघल द्वीप। तो 17 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि एकदम राइट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले सकते हैं, फटाफट से ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखते हैं, तो फटाफट से आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए साथियों ये सिंघल द्वीप में भेजा था। कहाँ पे? सिंघल द्वीप में भेजा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे आखिर क्या पूछा गया है? 18 नंबर सवाल पूछा गया है कि अशोक किस वंश का शासक था? बताइए आप लोग, अशोक किस वंश का शासक था? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। मात्र 2 प्रश्न और बचे हैं आज की क्लास की। छोटा क्लास था बिल्कुल भी और इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए, इसलिए मुझे कराना पड़ा। तो अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या चोल वंश का? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। अशोक किस वंश का शासक था? तो ये साथियों किस वंश का था? मौर्य वंश का था। किस वंश का? मौर्य वंश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो राइट है। आंसर में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, जो कि राइट है। मौर्य वंश था का अशोक किस वंश का शासक था? तो वो मौर्य वंश का है। इसे आप रट ले, ये आपके लिए एमबीबीआई सवाल है और ये बहुत बार पूछा गया है और 2024 में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये सवाल अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। कहता है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? जी हाँ, कौन से भिक्षु बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आके बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? उपगुप्त, उपाली, राधा गुप्त या नागसेना? तो ये ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो राइट है, उपगुप्त के। अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर? तो ये उपगुप्त के प्रभाव में आके। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि एकदम राइट है। जी हाँ, अशोक इसी के प्रभाव में, उपगुप्त के प्रभाव में आके क्या किया था? समर्थक बना था बौद्ध धर्म का। चलिए आगे, आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया। किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोठी लिपि, खरोष्ठी लिपि या अरामीक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका लास्ट जवाब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से भर जाना चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर एक राइट है, खरोष्ठ लिपि। क्या? खरोष्ठी लिपि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है। चलिए ये था आज का टोटल 20 प्रश्न। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सभी कॉन्सेप्ट और सभी ट्रिक के लिए हमेशा सोल्यूशन देखना बहुत जरूरी होता है और सोल्यूशन जब आप 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से याद आ जाएगा और पीडीएफ देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ टॉपर्स नोट्स के लिए आप स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी प्रकार के पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी की तैयारी और पैरामेडिकल, बिहार पैरामेडिकल की भी तैयारी इस चैनल पर स्टार्ट करा दिया गया है। फटाफट से आप लोग चैनल को एक बार शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट के पास। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।